नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने 19वीं सदी में एक वैचारिक भूचाल ला दिया था। ये किताब है ज्योतिराव फूले की गुलामगिरी, जो 1873 में आई और इसने हजारों साल से चली आ रही एक सामाजिक व्यवस्था की जड़ों पर ही सवाल उठा दिए। तो आइए इसके पन्ने पलटते हैं। तो आखिर इस किताब के पीछे का चेहरा कौन था? ये थे ज्योतिराव फुले, एक ऐसे समाज सुधारक जिनके शब्द जितने क्रांतिकारी थे, उनके काम उससे भी कहीं ज्यादा। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक एक्टिविस्ट थे जिनका एक ही मकसद था, भारतीय समाज में जो जड़ता आ गई थी उसे किसी तरह तोड़ा जाए। और देखिए, फूले ने अपनी सबसे मशहूर किताब लिखने से दशकों पहले ही जमीन पर काम करना शुरू कर दिया था। सोचिए, 1848 में उन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खोला, फिर 1857 में लड़कियों के लिए। उस जमाने में ये कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा, बार बार घर बदलना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी जान लेने की भी कोशिशें हुई, पर वो रुके नहीं। और फिर साल 1873 में उनके ये सारे अनुभव, उनका सारा संघर्ष एक किताब की शक्ल में सामने आया। एक ऐसी किताब जो सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं थी, बल्कि एक पूरी सोच के खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान थी। फूले ने इसमें कोई लाग लपेट नहीं रखी। किताब की भूमिका में ही उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये किताब क्यों लिखी गई है। मकसद था शूद्रों और अति शूद्रों को, यानी उस व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखे गए लोगों को ब्राह्मण पुरोहितों के अत्याचार से आज़ाद कराना। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक तरह से मुक्ति का घोषणा पत्र था। तो फुले का सबसे मुख्य तर्क क्या था? चलिए अब किताब के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि विस्फोटक है, और इसी से किताब का नाम भी आया, गुलामगिरी, यानी स्लेवरी या दास्ता। और ये बात बहुत दिलचस्प है। फुले सिर्फ भारत के अंदर नहीं देख रहे थे, उनकी नज़र दुनिया पर थी। उन्होंने अपनी किताब अमेरिका के उन लोगों को समर्पित की जिन्होंने गुलामी को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। ऐसा करके वो भारत की जाति व्यवस्था और अमेरिका की नस्लीय गुलामी के बीच एक सीधा कनेक्शन बना रहे थे। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्टेटमेंट था। और यहीं पर फूले का वो तर्क आता है जो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि गुलामी दो तरह की होती है। एक अमेरिका वाली गुलामी, जो शारीरिक है, जिसमें जंजीरें हैं, जबरदस्ती काम करवाया जाता है। लेकिन फूले ने कहा कि भारत में एक और, उससे भी ज्यादा खतरनाक गुलामी है, मानसिक गुलामी, ज़हनी गुलामी, जो धार्मिक कहानियों और सामाजिक नियमों के जरिए लोगों के दिमाग में भर दी जाती है कि तुम नीचे हो और तुम इसी लायक हो। फुले का मानना था कि गुलामी चाहे जिस्म की हो या दिमाग की, उसका दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो उसे झेल रहा हो। जैसा उन्होंने लिखा, जो सहता है वही जानता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि किसी का शोषण सिर्फ एक किताबी विचार नहीं होता, ये एक जीती जागती हकीकत होती है। अच्छा, तो फूले ने अपना ये तर्क साबित कैसे किया? उन्होंने सीधे उस बुनियाद पर हमला किया जिस पर ये पूरी व्यवस्था खड़ी थी, और वो बुनियाद थी कहानियां और मिथक। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाली धार्मिक और ऐतिहासिक दलीलों को तोड़ा। देखिए, सदियों से एक कहानी सुनाई जा रही थी कि जाति व्यवस्था तो भगवान की बनाई हुई है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में लिखा है कि 4 वर्ण ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए, ब्राह्मण मुंह से और शूद्र पैरों से। अब इस एक कहानी ने समाज की ऊंच नीच को एक तरह से पवित्र बना दिया कि इस पर तो सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। पर फूले ने इस दैवीय कहानी को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि ये भगवान की बनाई व्यवस्था नहीं है, ये इंसानों की बनाई हुई है, ये विजेताओं का लिखा हुआ इतिहास है। फूले के हिसाब से हुआ ये था कि बाहर से आर्य आक्रमणकारी आए, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराया, फिर उन पर हमेशा के लिए राज करने के लिए एक बहुत सख्त सामाजिक सिस्टम बनाया, और आखिर में इस इंसानी सिस्टम को भगवान का बनाया हुआ दिखाने के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और मिथक गढ़ दिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फूले के लिए जाति कोई दैवी चीज नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल टूल था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम हजारों साल तक चला कैसे? क्या सिर्फ ताकत के जोर पर? फूले कहते हैं नहीं, असली जंजीरें वो दिमाग में डाली गई थीं। इस मानसिक गुलामी को बनाए रखने का सबसे बड़ा जरिया था ज्ञान पर कब्जा। ऐसी कहानियां बनाओ और ऐसी बातें फैलाओ कि लोगों को यकीन हो जाए कि उनकी हालत उनकी किस्मत है, भगवान की मर्जी है। और सबसे जरूरी, उन्हें शिक्षा से दूर रखो ताकि वो कभी सवाल ही न पूछ पाएं।
और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, इसके नतीजे जमीन पर बहुत क्रूर थे। फुले ने ऐसे नियमों के बारे में बताया है जो दिखाते हैं कि इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता था, किसी की परछाई तक को अपवित्र माना जाता था। कुछ जातियों को गले में मटका लटकाकर चलना पड़ता था ताकि उनका थूक जमीन को गंदा न कर दे। ये नियम सिर्फ नियम नहीं थे, ये लोगों का स्वाभिमान तोड़ने का एक तरीका थे। कंट्रोल बनाए रखने का एक और बहुत चालाक तरीका था। फूले का तर्क था कि ऊंची जातियों ने जानबूझकर निचली जातियों के बीच भी ऊंच नीच और नफरत पैदा की, उन्हें आपस में ही लड़ा दिया ताकि वो कभी एक होकर अपने असली शोषक के खिलाफ खड़े ही न हो पाएं। जैसा कि किताब में लिखी एक कहावत बताती है, दोनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ। ये वही बात है, जो दबे हुए हैं उन्हें आपस में बांटकर रखो और राज करते रहो। ये एक क्लासिक डिवाइड एंड रूल की रणनीति थी जिसे सदियों तक बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया गया। तो इतनी मजबूत, इतनी गहरी जड़ों वाली व्यवस्था से निकलने का रास्ता क्या था? क्या फूले ने कोई उम्मीद की किरण दिखाई? हाँ, बिल्कुल। फूले के लिए इसका जवाब बिल्कुल साफ था, एक शब्द में, शिक्षा। अगर गुलामी की बेड़ियां दिमाग में हैं तो उन्हें तोड़ने का औजार भी दिमाग को ही बनाना होगा, और वो औजार है ज्ञान, नॉलेज। मानसिक गुलामी से असली आज़ादी सिर्फ शिक्षा से ही मिल सकती है। फूले से जुड़ी एक बहुत मशहूर कहावत है जो उनकी पूरी सोच का निचोड़ है कि विद्या के बिना मति यानी बुद्धि चली जाती है, बुद्धि के बिना नीति यानी नैतिकता चली जाती है। सोचिए, सिर्फ एक चीज, शिक्षा की कमी, कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। इसीलिए फूले के लिए स्कूल खोलना एक सामाजिक क्रांति करने जैसा था। और यहीं पर यह किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। गुलामगिरी सिर्फ 19वीं सदी के भारत की कहानी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सच बताती है कि कैसे कहानियां, मिथक और इतिहास ये तय करते हैं कि ताकत किसके हाथ में रहेगी। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में कौन सी कहानियां हमारी दुनिया को चला रही हैं और वो कहानियां किसे ताकत दे रही हैं।